नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश अगले हफ्ते की तैयारी। जो दर्शक अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि इस शो में हम देते हैं इस हफ्ते के बाजार की पूरी जानकारी, साथ ही करवाते हैं अगले हफ्ते की पूरी तैयारी। साथ ही शो में हमारे साथ जुड़ेंगे दिग्गज एक्सपर्ट जो कि आपको देंगे भरोसेमंद और बिल्कुल सटीक सलाह। और अगले हफ्ते की तैयारी कराने के लिए आज हमारे साथ हैं जियोजी फाइनेंशियल्स के गौरांग शाह और रेलिगिया ब्रोकिंग के रवि सिंह। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने से पहले एक बार क्विकली नज़र डाल लेते हैं इस हफ्ते के बाजार पर। और आज हम देख रहे हैं कि ये हफ्ता जो रहा है रिकॉर्ड लेवल्स रिकॉर्ड उतार चढ़ाव भरा ये पूरा ही हफ्ता देखने को मिला है। हमने रिकॉर्ड तेजी भी देखी और रिकॉर्ड गिरावट भी देखी, लेकिन ओवरऑल जो शुक्रवार की क्लोजिंग हुई वो पॉजिटिव नोट के साथ ही हुई। अगर पूरे हफ्ते का रिटर्न देखेंगे तो 3% का रिटर्न निफ्टी ने दिया, जो कि पिछले 6 महीने का सबसे बड़ा पॉजिटिव रिटर्न इस बार देखने को मिला है। और इस हफ्ते लीड लिया है एमएनएम, टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक्स ने, आईटी और ऑटो स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। और इस पूरे हफ्ते हमने देखा कि डिफेंसिव सेक्टर थे वो भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। फार्मा, ऑटो, एफएमसीजी स्टॉक्स, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। इसके बीच निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप 2-2% की बढ़त के साथ बंद हुए। सभी सेक्टरल इंडाइसेस रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए हैं, जिसमें कि आईटी ने सबसे बड़ा वीकली गेन रजिस्टर किया। 3 साल के ऊपरी स्तर पर आईटी इंडेक्स बंद हुआ, टॉप सेक्टरल गेनर है ये। आईटी की बात करें तो 8% की तेजी इस पूरे हफ्ते देखने को मिली, जिसमें कि लीड लिया है परसिस्टेंट और टेक महिंद्रा जैसे शेयरों ने। एफएमसीजी स्टॉक्स में भी काफी अच्छा गेन, और ये तो पूरा हफ्ता ही एफएमसीजी शेयरों का रहा है, क्योंकि उस उतार चढ़ाव के बीच सभी एक्सपर्ट का फोकस डिफेंसिव स्टॉक्स पर ही था। और जिस तरीके से नई सरकार आई है, गठबंधन की सरकार आई है, सबका मानना जा रहा था कि पॉपुलिस्ट अनाउंसमेंट हो सकते हैं। जो फोकस रहेगा बजट का भी वो कंजम्पशन पर रहेगा, तो इससे जुड़े स्टॉक्स पर और सेक्टर पर नजर रखने की बात हो रही थी, जिसके चलते हमने देखा कि यूनाइटेड स्पिरिट्स, गोदरेज कंज्यूमर, एचयूएल जैसे स्टॉक्स में भी शानदार तेजी देखने को मिली। रियल्टी सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर भी करीब 4% की तेजी, और प्रेस्टीज और शोभा इस तेजी को लीड कर रहे थे। वहीं बैंकिंग की बात करें तो ज्यादा कुछ तेजी नहीं आई, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा उतार चढ़ाव हमने देखा, लेकिन क्लोजिंग यहाँ पर भी पॉजिटिव रिटर्न के साथ हुई, 1% ऊपर बंद हुआ। और इसमें भी बंधन बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक जैसे बैंकों ने लीड लिया है। साथ ही सरकारी बैंकों ने भी इसमें पूरा कंट्रीब्यूट किया। माफ कीजिएगा, सरकारी बैंकों में गिरावट देखने को मिली है, और पिछले 3 हफ्ते से लगातार जो हम तेजी देख रहे थे वहां पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगा, और एक नेगेटिव रिटर्न सरकारी बैंकों में देखने को मिला, जिसमें कि सबसे ज्यादा गिरावट यूनियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया जैसे स्टॉक में थी। हालांकि जो दूसरे बड़े दिग्गज बैंकिंग स्टॉक्स थे, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे स्टॉक्स, वहां पर काफी अच्छी तेजी देखने को मिली और पॉजिटिव रिटर्न यहाँ था। लेकिन कुछ स्टॉक्स ने यहाँ पर दबाव भी बनाया, सरकारी खेमे की अगर बात करें तो ये था इस हफ्ते का बाजार का सेटअप। और काफी ज्यादा पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए, हमने नई सरकार बनते हुए देखी। एग्जिट पोल का भी रिएक्शन बाजार ने दिया, उसके बाद हमने देखा कि नई सरकार बनी, फिर उसके बाद कंफ्यूजन रहा नई सरकार को लेकर, गठबंधन किस तरीके से होती है। और हफ्ता खत्म होते होते फाइनली आज जो संसदीय बैठक हुई है एनडीए की, वो काफी पॉजिटिव थी। जो इनका बॉडी लैंग्वेज नजर आया एनडीए के बाकी दलों का, स्पेशली नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का, काफी पॉजिटिव था। आरबीआई की पॉलिसी तो हुई चुकी थी, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि ये बैठक जैसे जैसे शुरू हुई और सरकार को लेकर जो कॉन्फिडेंस नजर आया, अब एक डेट सामने आ चुकी है कि 9 जून शाम को 6 बजे प्रधानमंत्री मोदी शपथ लेंगे, तो ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने का काम किया। तो बड़े जो हैंगओवर थे, बड़ा जो इवेंट था, अब उसका हैंगओवर खत्म हो चुका है। जो दिक्कतें, जो कंफ्यूजन थी बाजार को, वो अब खत्म हो चुकी हैं। कोई बड़ा इवेंट आगे नहीं है। अब इसके बाद हमने देखा कि 30,000 ये एक अच्छा बेस बन चुका है बाजार का, और यहाँ से हो सकता है कि कंसोलिडेशन करे, लेकिन काफी शानदार तेजी देखने को मिली आज के दिन, जिसने कि पूरा हफ्ते का जो उतार चढ़ाव था फाइनली जो शुक्रवार वाला चीज हो गई हमारे साथ, और काफी अच्छी तेजी आज के सेशन में देखने को मिली, जिसमें कि जो गिरावट थी उसको पूरी तरीके से बाजार ने रिकवर किया पिछले 2 दिनों में। चलिए, इस बाजार में अब आगे क्या करें और अगले हफ्ते की रणनीति क्या होनी चाहिए, ये एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ दोनों ही मेहमान मौजूद हैं, रवि सिंह भी मौजूद हैं और गौरांग शाह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों
आपका ही बहुत-बहुत स्वागत है शो पर। गौरांग जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे आज की तेज़ी को आपने कैसे देखा? क्योंकि आज 2 चीज़ें थी, आरबीआई की पॉलिसी भी हुई, वो आपने कैसे रीड की? उसका आपका एनालिसिस क्या कह रहा था उस पॉलिसी को लेकर? और इस बीच जो कन्फ्यूजन पिछले काफ़ी समय से पॉलिटिकल गलियारों में चल रही थी, वो कहीं न कहीं अब खत्म हो चुकी है और अब क्लियरली मोदी सरकार गठबंधन के तौर पर आ रही थी, लेकिन जो कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि पूरी मेजॉरिटी के साथ वो सरकार आ रही है और जो भी उनकी पॉलिसीज थी, अच्छी पॉलिसीज थी, वो आगे भी कंटिन्यू रहेंगी। तो इन दोनों चीज़ों से हमने देखा कि बाजार को कॉन्फिडेंस मिला। आपका क्या कहना है? आपको कितना कॉन्फिडेंस आया आज की तेजी के बाद बाजार में? धन्यवाद पूजा, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए, और आप सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो क्रेडिट पॉलिसी को लेकर के अमूमन यही राय उभर करके आ रही थी कि ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं होगा, और पिछले 7 क्रेडिट पॉलिसी से लगातार जो ब्याज दरों में विराम लिया है गवर्नर साहब ने, वही सिलसिला चलेगा जब तक महंगाई दर 4% के आसपास नहीं आ जाती। और वो शायद आपको इस साल के अंत तक या फिर 2025 जनवरी, फरवरी, मार्च में अगर ज़्यादा परेशान नहीं करती है महँगाई दर और नीचे की तरफ के दायरे बनते हैं, तो शायद थोड़ी बहुत कटौती तब आते हुए दिखेगी, तब तक विराम लेंगे हम। अर्थव्यवस्था को लेकर के स्थानीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी उन्होंने बयान दिए हैं, वो भी काफ़ी संतुष्ट हैं हम। और बहुत ही ज़रूरी है, विकास दर की जो उन्होंने बात की है, वो भी जो अनुमान था उसके आस-पास ही उन्होंने आंकड़ा दिया हुआ है। तो क्रेडिट पॉलिसी तो जो अनुमान था उस पर उतरे, लेकिन राजनीति गतिविधि को लेकर के परेशानियाँ खत्म नहीं हुई है। पूजा कम हुई है परेशानी, लेकिन खत्म नहीं हुई। जब तक निर्णायक तरीके से जो तारीख और जो समय बताया जा रहा है, 9 तारीख को शायद शपथ ग्रहण करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, और उसके पश्चात जो गठबंधन बना है राजनीतिक पार्टियों का, उन्होंने अपनी-अपनी मांगे शायद रखी होगी, किसको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। तो पोर्टफोलियो का आवंटन कैसा होता है वो देखना ज़रूरी होगा। और फिर महत्वपूर्ण बात होगी इस वित्तीय वर्ष के तिमाही नतीजे, पहली तिमाही के नतीजे, मेघराज का आशीर्वाद किस प्रकार से रहा है, और उसके साथ-साथ बजट, जो आप बात कर रहे थे कि मन लुभावन बजट आएगा, हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि मन लुभावन बजट आएगा। मेरे ख्याल से एनडीए की सरकार भाजपा के नेतृत्व में सोच और समझ से काम करती है। ऐसा नहीं है कि आपको मन लुभावन बजट लाना चाहिए और आपकी जो डेफ़िसिट है उस पर और बैलेंस शीट पर और ज़ोर, वित्तीय ज़ोर पड़े। तो एक अनुशासन के साथ बजट आएगा, ऐसा अनुमान लगा कर के चलते हैं। हालाँकि बजट वाले दिन पता चलेगा कि किस प्रकार का बजट है। और उसके साथ-साथ मेरे ख्याल से अगर बारिश का मौसम सकारात्मक रहा, मेघराज का आशीर्वाद रहा, जो अनुमान लगाया जा रहा है मौसम विभाग से, तो उसको लेकर के मेरे ख्याल से उत्साह और बढ़ेगा बाज़ार में, और नतीजों के आधार पर भी मेरे ख्याल से एक सकारात्मक नज़रिया बनता हुआ दिख रहा है हमें। लेकिन ये सभी का महत्व तब होगा जब ज़मीनी स्तर पर परिस्थितियाँ हमारे सामने उभर कर के आएँ और उसका अनुमान हम लगा सकें। तो बाज़ार को लेकर के एक अच्छा, और ये पूरा हफ्ता पूजा हमने शायद 21,900 के स्तर भी देखे 4 जून को, जब वो नतीजों की घोषणा हो रही थी, चुनावी नतीजे। और आज जिस स्तर पर खड़े हैं, तो एक अच्छी खासी रिकवरी हम देख चुके हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत मुनाफ़ा वसूली का दौर आ सकता है, क्योंकि पिछले 4 दिनों में या 3 दिनों में काफ़ी अच्छा रिटर्न छोटी अवधि में लोगों को खड़ा हो गया रहेगा, अगर किसी की हिम्मत बनी होगी छोटी अवधि में खरीदारी करने के लिए। लेकिन हमें छोटी मध्यम अवधि न सोच करके लंबी अवधि का नज़रिया रखना चाहिए। बिल्कुल, लंबी अवधि का नज़रिया रखें बाज़ार पर और अगले बड़े इवेंट अब मॉनसून को लेकर तो की चाल पर तो नज़र रहेगी ही, बजट एक बड़ा इवेंट है, उस पर भी हमारा फ़ोकस रहेगा। रवि, अब हम आज रिकॉर्ड लेवल से बस कुछ अंक ही दूर रह गए और क्लोजिंग जो है वो रिकॉर्ड लेवल्स के पास ही हुई, जो हफ्ता हमने क्लोज़ किया। अब जब मंडे को हम वापस आएँगे, तो अगले हफ्ते को लेकर क्या रणनीति होगी आपकी? कौन से लेवल्स पर आपकी नज़र होगी? पूजा जी, गौरांग जी को सुनने का मजा ये होता है कि वो सारी चीजों को एक साथ इतने इतने स्वर्ण शब्दों में बोलते हैं कि आपको सुनने के बाद एक कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है। और वही कॉन्फिडेंस बिल्कुल बना कर रखिए, क्योंकि मार्केट में अभी थोड़ा हाई तो बनता हुआ नजर आएगा। मंडे को मार्केट अभी तेज खुलने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाएगी।
और जो 23,500 का एक जादुई आंकड़ा है वो वहां तक अभी लेवल जाता हुआ नजर आएगा। नीचे में एक सपोर्ट के हिसाब से देखें तो अब 23,000 के नीचे का क्लोजिंग जब तक नहीं दिखाएगा मार्केट, तब तक आपको यहाँ पर कोई बड़े करेक्शन के संकेत नहीं दिखाई देंगे। बजट तक मार्केट में ठहराव रहेगा, ये बात मैंने पहले भी बोली है, और बजट के बाद ही जो प्रॉफिट बुकिंग या जिन स्टॉक्स में उथल पुथल आपको देखनी है वो देखने को मिलेगी। दूसरी तरफ बैंक निफ्टी की बात करें तो वो थोड़ा ज्यादा अग्रेसिव दिखाई देता है, ज्यादा तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इस समय बैंक निफ्टी के लेवल्स को देखें तो 50,000 के आंकड़े के पास खड़ा हुआ है और 50,000 के आंकड़े के ऊपर ही मंडे को खुलता हुआ नजर आए। स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपके जो बैंक्स हैं या फिर जो इस समय अभी आपने पीएसयू का जादू वापस रिटर्न होते हुए देखा, वो पीएसयू का जादू अभी चलता हुआ नजर आएगा। लेकिन फिलहाल निफ्टी और बैंक निफ्टी या फिर आप सेंसेक्स या फिन निफ्टी में देखें तो करेक्शन के कोई बहुत बड़े संकेत नहीं दिखाई देते और मुझे लगता है ये अभी पॉजिटिविटी बनी रहेगी। बाकी जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर गौरांग जी ने कही, बिल्कुल मॉनसून का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, उसको देखना चाहिए कि आगे किस तरीके का मॉनसून होगा, एल नीनो होगा, क्या होगा, वो चीजें बाद में निकल कर आएंगी और उसी हिसाब से मार्केट में वो मोमेंटम आपको बनता हुआ नजर आएगा। तो फिलहाल अभी निफ्टी पॉजिटिव है और 23,500 के आंकड़े को छूती हुई नजर आ सकती है। 23,500 का आंकड़ा, ये एक नया लेवल निकल कर आ रहा है, नए टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं निफ्टी के लिए। तो अगले हफ्ते भी जो शुरुआत होगी वहां पर पॉजिटिव ओपनिंग दिखा सकता है और बैंक निफ्टी भी 50,000 के पार के लेवल्स टेस्ट करता हुआ नजर आएगा। तो फिलहाल तो एक तेजी का मोमेंटम बना हुआ है बाजार में। लेकिन जैसा कि हम बार बार आपके लिए हाईलाइट कर रहे हैं कि बड़ा इवेंट था, आरबीआई पॉलिसी हुई आज और आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने क्या कहा महंगाई पर, बेहतर मॉनसून पर और अच्छी बारिश को लेकर भी उनका क्या कहना था, एग्री सेक्टर को लेकर किस तरह का कॉन्फिडेंस उन्होंने जताया, इन सब पर आइए आपको सुनवा देते हैं कि गवर्नर का क्या कहना था। The forecast of above normal southwest monsoon by the Indian Meteorological Department, that is IMD, is expected to boost kharif production and replenish the reservoir levels. Strengthening agricultural sector activity is expected to boost rural consumption. बिल्कुल, तो यहाँ पर आरबीआई गवर्नर ने अच्छी बारिश से खरीफ प्रोडक्शन बेहतर रहने की उम्मीद जताई और साथ ही एग्री सेक्टर को भी मजबूती मिलेगी, इस तरह की बात की। तो आईएमडी का जो बयान आ रहा था मॉनसून को लेकर, उसको पूरी तरीके से आरबीआई ने भी माना और उनका भी ये कहना है कि अब आने वाले समय में मॉनसून काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा क्योंकि उससे हम देखते हैं कि अच्छी खपत भी होती है, कंजम्पशन बढ़ता है, इस वजह से अच्छा मॉनसून और महंगाई में भी कहीं ना कहीं थोड़ी नरमी आ सकती है। इस वजह से मॉनसून पर अब नज़र टिकी हुई है। चलिए अब कुछ सेक्टर स्पेसिफिक की बात भी कर लेते हैं और इस बीच हमने देखा कि निफ्टी आईटी 3 साल की ऊंचाई पर पहुंच चुका है। आईटी इस बार का टॉप सेक्टरल गेनर्स भी रहा है और हम देख रहे हैं कि सारे लार्ज कैप काउंटर्स और इसमें मिड कैप स्टॉक्स काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिली। कुछ तो खबरों के चलते ही मोमेंटम बना हुआ था और इसके अलावा सेक्टर स्पेसिफिक डेवलपमेंट ग्लोबली भी हो रहा था, उसकी वजह से भी हमने देखा ये तेज़ी। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे पिछले 7 दिनों में अगर देखें तो उस उतार चढ़ाव के बीच 1600 से ज़्यादा के अंकों की तेज़ी आईटी शेयरों में देखने को मिली है। गौरांग जी, क्या नज़रिया बन रहा है आपका आईटी स्टॉक्स पर? हमारा मानना है पूजा के एक सुधार हमने जो पिछले वित्तीय वर्ष के चौथी और तीसरी तिमाही में टिप्पणियां मैनेजमेंट के तरफ से सुनी और जो अनुमान से थोड़े बहुत बेहतर आंकड़े आईटी क्षेत्र में और चौथी तिमाही के नतीजों के बाद जो मैनेजमेंट ने टिप्पणियां सामने रखी हैं और उनका अनुमान और आकलन कहता है कि शायद ये नए वित्तीय वर्ष में यानी कि वित्तीय वर्ष 2025 जो है 1 अप्रैल 2024 से शुरू हुआ है, वहां पर सुधार की गति धीरे धीरे करके आपको आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। बड़े क्लाइंट्स को लेकर के भी उन्होंने उत्साह जताया है। कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की बात की है जो अब तक विराम था और आकलन ये लगा जा रहा है कि सिर्फ स्थानीय स्तर पर नहीं लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी जो बजटरी कट्स किए थे या फिर डिस्क्रिशनरी स्पेंड को रोका गया था, वो अब मामला इतिहास हो चुका है। तो हमारा आकलन ये कहता है पूजा कि शायद इस नए साल, नए वित्तीय वर्ष के दूसरी तिमाही के आसपास या उसके बाद निर्णायक तरीके
से जो सुधार की गति है वो और तेज होगी। तो हमने जब माहौल थोड़ा दुरुस्त नहीं था तब भी निवेश करने की राय दी थी आईटी सेक्टर में, और आज भी हम राय देंगे कि आप दिग्गज और कुछ मझौली और कुछ चुनिंदा छोटी आईटी क्षेत्र की जो कंपनियां हैं उस पर आपको नजर रखनी चाहिए। लेकिन आप अगर फर्ज करें, जैसे अभी रवि जी जिक्र कर रहे थे वित्तीय क्षेत्र का, तो वित्तीय क्षेत्र अगर तुलना की आप बात करते हैं पूजा, तो आईटी क्षेत्र में अगर आप तुलना करते हैं तो आपकी समय सीमा थोड़ी बहुत लंबी होनी चाहिए, क्योंकि सुधार आने के लिए और उसका सकारात्मक सा प्रभाव शेयर के दामों में पड़ने के लिए समय ले सकता है। वित्तीय क्षेत्र अच्छा कर सकता है, ऑटो क्षेत्र अच्छा कर सकता है, मैं गति की बात कर रहा हूं इन टर्म्स ऑफ समय सीमा। तो आईटी में थोड़ा लंबा नजरिया रखना चाहिए। आईटी में लंबा नजरिया रखें। चलिए कुछ गेस्ट रिकमेंडेशन भी ले लेते हैं, लेकिन उसके पहले रवि आपसे सवाल एफआईआईज पर एफआईआईज के लिए होगा। हमने काफ़ी बड़ी बिकवाली देखी उनके तरफ से, और पूरे हफ्ते हमने देखा, इनफैक्ट काफ़ी महीनों से हम देख रहे हैं कि एफआईआईज थोड़ा दूरी हैं भारतीय बाजारों से। अब क्योंकि सारे इवेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं, नई सरकार को लेकर क्लैरिटी बन चुकी है, क्या अगला हफ्ता आपको लग रहा है कि एफआईआईज की वापसी होते हुए दिखाई देगी? देखिए पूजा जी, एफआईआईज अगर वापसी नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से थोड़ा सा जो अनसर्टेनिटी है वो मार्केट में थोड़ी बढ़ जाती है। लेकिन मेरी जो समझ आ रहा है, जो पूरा का पूरा सिनेरियो समझ में आ रहा है, उससे एक चीज चेंज आपने ये देखा होगा कि जिस तरीके से रिटेल इन्वेस्टर इंडियन मार्केट में बढ़े हैं लास्ट 1 सालों में देखें तो उनकी रफ्तार जो है वो 300 गुने से ज्यादा की देखने को मिली है। और इस समय एफआईआईज की सेलिंग के बावजूद भी हम निफ्टी, बैंक निफ्टी में एक हाई बनते हुए देख रहे हैं। तो एफआईआईज को कहीं ना कहीं से एक ये भी एहसास होना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा कि बहुत ज्यादा कुछ खास यहाँ पर इम्पैक्ट उनका नहीं पड़ रहा। लेकिन ये जरूर है कि अब यहाँ से जिस तरीके से जब गवर्नमेंट स्टेबल बन जाती है, और जब पॉलिसीज, जिस बात का गौरांग जी रेफरेंस दे रहे थे, और ये बात फैक्ट है कि अगर आप पॉलिसीज आपकी स्ट्रांग बनती हैं, आपके किस तरीके से आपकी मिनिस्ट्री का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, तो आपको ये साफ साफ मौका यहाँ पर एफआईआईज को फिर से लौटता हुआ नजर आएगा। क्योंकि मैं थोड़ा सा फंडामेंटल अगर देखने की कोशिश करता हूँ तो वो कॉन्फिडेंस अब जहां जो मझधार जो पोजीशन अभी भारत की थी, जहां पर कसमकस चल रही थी, आपने उतार और चढ़ाव दोनों देखे बिकॉज ऑफ इलेक्शन, उसकी बारी अब यूएस की आने वाली है। यूरोजोन की सिचुएशन में बहुत ज्यादा कुछ डेवलपमेंट नहीं देखने को मिला। और ओवरऑल अगर देखते हो तो फंडामेंटल स्ट्रक्चर पे यहाँ की पॉलिसी काफी इंपॉर्टेंट होगी। तो फंड तो वापस रिकवर करेगा, वापस से एफआईआईज का रुझान बढ़ेगा, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आगे की पॉलिसीज क्या होंगी और उस पर। लेकिन मुझे ये जरूर एक्सपेक्टेशन है कि एक बार एफआईआईज अब वापस से यहाँ से रिवर्सल लेते हुए नजर आएंगे, यानी कि वापस उनका बाइंग मोमेंटम लौट सकता है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन बाइंग मोमेंटम वापस आता हुआ दिखाई देगा। कुछ पॉलिसी से रिलेटेड अनाउंसमेंट सुनेंगे तो उसमें ये भी वो डिसाइड करेंगे कि कौन से सेक्टर पर, कौन से स्टॉक्स पर फोकस करना है। इसको लेकर क्लैरिटी धीरे धीरे मिलेगी, लेकिन एफआईआईज की रिवर्सल जल्द ही दिखना शुरू होगी। चलिए अब क्विकली अपने गेस्ट से रिकमेंडेशन भी ले लेते हैं। गौरांग जी, आपकी राय क्या बन रही है, क्या रिकमेंड करेंगे आज के लिए आप? वो दो विकल्प है, और सरकारी कंपनी ही है ये, क्योंकि हमें लग रहा है कि सरकारी कंपनी को इस प्रकार से आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, ना ही ये मानना चाहिए कि सब कुछ अब खत्म हो गया है। तो पहली, जैसे रवि जी जिक्र कर रहे थे बैंक निफ्टी और वित्तीय क्षेत्र का, तो बैंकिंग सेक्टर में हमें सरकारी बैंक कैनरा बैंक पसंद आता है। हाल ही में इस शेयर का विभाजन हुआ था, 10 रुपए का 2 रुपया बन गया है, और करीबन 118 के आसपास कामकाज कर रहा है। बुनियादी तर्क के आधार पर, और अगर नतीजे मैं आधार बनाता हूं कि अच्छे आएंगे, तो उस धारणा के आधार पर हमें करीबन 200 रुपए के लक्ष्य कैनरा बैंक के लग रहे हैं। और दूसरा विकल्प है सरकारी कंपनी, फिर से कैपिटल गुड्स, इंजीनियरिंग या फिर डिफेंस क्षेत्र से ज्यादा जुड़ी हुई कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये भी काफी पिटा था और एक अच्छा रिकवरी हमने देखी है इसके। और जिस प्रकार से ऑर्डर बुक है, अगर वो ऑर्डर बुक जमीनी स्तर पर काम करके परिवर्तन करते हैं आमदनी में और मुनाफे में, तो शायद इसका लक्ष्य आपको 350 तक जाता दिख सकता है। ये दो चीज कहना चाहूंगा, एक तो ये बुनियादी तर्क के आधार पर है, और अगर नतीजे अच्छे आते हैं तो वो भी एक आधार। ठीक है, थोड़ी कंडीशनल कॉल्स हैं, लेकिन सरकारी कंपनियों पर आप नजर रखिए। बीएल 350 के लेवल्स के लिए कैनरा बैंक भी अच्छा लग रहा है, यहाँ पर भी नजर रखिए। रवि, आपकी रिकमेंडेशंस क्या होंगी? देखिए मैं गौरांग जी को ही फॉलो कर रहा हूँ।
गुरुवार आगे चल रहे हैं तो हम भी सरकारी में ही थोड़ा भरोसा ज्यादा दिखा रहे हैं। पीएसयूज का ही यहाँ पर जलवा दिखाई दे रहा है और इस समय आईओसी की तरफ बढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि ये मोमेंट्री बेस्ड है। लॉन्ग टर्म का टारगेट तो कहीं ज्यादा है, लॉन्ग टर्म का टारगेट तो 220 तक है और इस समय ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का थोड़ा सा जलवा लौट सकता है। तो मुझे लगता है इस स्टॉक पे यहाँ पर बाय की रिकमेंडेशन लेनी चाहिए। दूसरा, सेल की तरफ जाएं तो थोड़ा सा वापस अट्रैक्शन आया है, लेवल्स यहाँ पर थोड़ा स्टेबल हुए हैं, अपसाइड 162 और स्टॉप लॉस 147 का। लेकिन ये छोटे टारगेट है, लंबे टारगेट देखें तो दोनों ही स्टॉक 200 के आंकड़े को जल्दी छू सकते हैं। ठीक है, तो ये है सलाह सेल पर और आईओसी, इस पर आप नजर रखिए। और राइट, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। रवि जी, गौरांग जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद आज इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।